अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फाइज़ बशीर, आपका ऑनलाइन टीचर। और आज क्लास 9 का चौथा लेक्चर है बायोलॉजी। क्योंकि हम बायोलॉजी हमने स्टार्ट कर दी है, फर्स्ट चैप्टर हमने अपना स्टार्ट कर दिया लास्ट टाइम, और हम बायोलॉजी के अब तक 3 लेक्चर्स कर चुके हैं। ये हमारा आज का चौथा लेक्चर है। अब तक हमने क्या पढ़ लिया इसकी बात कर लेते हैं। तो अब तक हमने इंट्रो पढ़ लिया है कि बायोलॉजी होती क्या है, उसकी कौन सी मेजर ब्रांचेज हैं, यानी बायोलॉजी। अब रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी साइंस की, लाइफ साइंस की एक ब्रांच है इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। 3 मेजर टाइप्स होती हैं अकॉर्डिंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जोलॉजी जिसमें स्टडी करते हैं एनिमल्स को, बॉटनी जिसमें स्टडी करते हैं प्लांट्स को, एंड माइक्रोबायोलॉजी जिसमें स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। बायोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है इससे भी हमने बात की थी कि पता चल जाता है कि वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दुनिया में कौन कौन सी मौजूद है, उनका आपस में क्या रिलेशन है, उन जानदारों का अपने माहौल से क्या रिलेशन है, और ऐसी बहुत सारी बातें। फिर हमने बात की थी बायोलॉजी की दीगर ब्रांचेस की, जिसमें बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी। देन फिर हमने बात की थी कि बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ क्या रिलेशन है। और आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजिकल मेथड पे। बायोलॉजिकल मेथड हमारे लिए कोई नया टॉपिक नहीं है, क्योंकि हम जब भी अब साइंस पढ़ते आ रहे हैं 4, 5, 6, 7, 8 में, और जब भी साइंस का पहला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें ये टॉपिक लाजमी होता है। लेकिन वहाँ इस टॉपिक का नाम बायोलॉजिकल मेथड नहीं होता, बल्कि वहाँ इस टॉपिक का नाम साइंटिफिक मेथड होता है। साइंटिफिक मेथड साइंस तरीक़ेकार, या बायोलॉजिकल मेथड यानी हयातियाई तरीक़ेकार। यानी वही बात है कि हमने जब साइंस को एक नया नाम दे दिया है, उसको एक अलग एक ग्रुप बना दिया है यहाँ पे बायोलॉजी के नाम से, तो उस मेथड का नाम भी क्या बन गया, बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है? बायोलॉजिकल मेथड एक ऐसा तरीक़ेकार है, एक ऐसा मेथड है जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपनाया जाता है। बायोलॉजिकल मेथड एक ऐसा मेथड है जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपनाया जाता है। कौन सी प्रॉब्लम? ऐसी प्रॉब्लम जिसका ताल्लुक या तो जानदारों से हो या जानदारों की अपनी पैदा की गई हो। सही है? अ प्रॉब्लम विच इज़ रिलेटेड टू ऑर्गेनिज्म और प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनिज्म। ये 2 बातें आपने याद रखनी है। यानी हमने सिर्फ यहाँ पे लाइफ को डिस्कस करना है। ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो प्रॉब्लम भी वही ऐसी सिलेक्ट की जाएगी इसका ताल्लुक या तो जानदारों से हो या जानदारों की अपनी ही बनाई हुई, अपनी ही पैदा की हुई कोई प्रॉब्लम हो। तो उसको जब सॉल्व करने की बात आएगी, उसको जब देखने की बात आएगी, तो यहाँ पे बायोलॉजिकल मेथड को अपनाया जाएगा। बायोलॉजिकल मेथड एक तरीका है जिससे आप बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सही है? इसके अलावा कह सकते हैं कि ये मेथड एक ऐसा ही मेथड नहीं है, बल्कि बाकायदा इस मेथड में स्टेप टू स्टेप काम किया जाता है, सिस्टमैटिक वर्किंग की जाती है, जिसके थ्रू कोई नतीजा निकलता है कि अब इस मसले का हल ये है। यानी आपको मुख्तलिफ स्टेप्स से गुजरना होता है, मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना होता है, और हर एक स्टेप की अपनी एक जगह है, अपनी एक अहमियत है। उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप पर जाया जाएगा। हर एक स्टेप को फॉलो करने के बाद आखिरी में रिज़ल्ट आता है, जिसकी बुनियाद पर ये कहा जाता है कि अब इस मसले का हल ये है, या कुछ भी जो सा रिज़ल्ट वहाँ पे मौजूद होगा। तो एक सिस्टमेटिक मेथड है, सिस्टमेटिक स्टडी है, जिसको कॉमनली साइंटिस्ट फॉलो करते हैं अपने रिसर्च के दौरान। जितने भी साइंटिस्ट हैं, या वो किसी भी फील्ड के हों, केमिस्ट हों या फिर आपके पास बायोलॉजिस्ट हों, लेकिन अगर वो साइंटिस्ट हैं और बायोलॉजी की फील्ड में अगर काम करें, फॉर एग्जांपल बायोलॉजिस्ट हैं, तो वो कोई भी प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो उसके लिए मेथड अपनाएंगे, वो कौन सा होगा? बायोलॉजिकल मेथड। तो हमने यहाँ पर 3 बातें डिस्कस कर ली कि क्या है ये जो मेथड है, ये एक सिस्टमैटिक मेथड है, सही। दूसरी, इसे साइंटिस्ट फॉलो करते हैं, फॉलो बाय द साइंटिस्ट। और इसे कब यूज़ किया जाएगा? टू रिजॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सही।
तो यहाँ हमने 3 बातें इस मेथड के मुतालिक अभी डिस्कस करी कि बायोलॉजिकल मेथड है क्या। ये ऐसा तरीक़ेकार है जिसे साइंटिस्ट फॉलो करते हैं अपनी रिसर्च के दौरान। ये एक सिस्टमैटिक मेथड है, स्टेप बाय स्टेप वर्किंग की जाती है और किसी भी स्टेप को आप स्किप नहीं कर सकते, किसी भी स्टेप को आप जंप नहीं कर सकते या आगे पीछे नहीं कर सकते। हर एक स्टेप की अपनी एक जगह है, अपनी एक इम्पोर्टेंस है, उसके बाद ही जो है नेक्स्ट स्टेप पर जाया जाएगा। और द लास्ट वन क्या है कि क्यों यूज़ किया जाता है, तो ये किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाएगा। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी ऐसी प्रॉब्लम जिसका ताल्लुक या तो जानदारों से हो या उसे जानदारों ने ही पैदा किया हो, उनके वजह से ही वो प्रॉब्लम वजूद में आई हो। तो अभी हमने बारे डिस्कस कर ली। अब हम बात करेंगे वो कौन से स्टेप्स हैं, वो कौन से मरहले हैं जिनको फॉलो किया जाता है बारी बारी और बाद में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो पहले हम बात करेंगे स्टेप्स की। सही, तो यहाँ जो पहला स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन यानी मुशाहिदा। सही, जो पहला स्टेप है इस मेथड का वो ऑब्जर्वेशन होता है। ऑब्जर्वेशन यानी किसी भी चीज़ पे गौर फिक्र करना। ये तो पहले साइंस का पहला स्टेप हम कहें कि हम ये बात करते आ रहे हैं स्टार्ट से कि साइंस जो है वो थिंकिंग का प्रोसेस है, साइंस जो है सोचना सिखा रही है, साइंस जो है सवाल करना सिखा रही है। तो यहाँ पहली बात ही यहाँ पे आ जाती है कि आपने जब भी कोई चीज़ करनी है तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन। और ये वैसे भी होना चाहिए, सिर्फ साइंस की बात नहीं है, बल्कि कोई दूसरी फील्ड भी हो, ज़िंदगी के अंदर भी पहली चीज़ जो है वो ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, भले कोई भी प्रॉब्लम हो। पहले आप बातों को या चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेंगे कि आखिर बात है क्या, उससे गौर फिक्र करेंगे, उसके बाद ही आप जो है वो आगे कोई अगला स्टेप लेंगे। बिना ऑब्जर्व किए आपने कोई भी रिज़ल्ट दे दिया तो ये पहला स्टेप ही जो है वो गलत हो जाएगा। तो पहला स्टेप जो है वो ऑब्जर्वेशन है, यानी कोई भी प्रॉब्लम हो। लेट्स से एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी इलाके में ये बीमारी फैल गई, फॉर एग्जांपल मलेरिया की डिजीज़ फैल गई, मलेरिया बड़ा कॉमन है। तो अगर किसी एरिया के अंदर, किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर मलेरिया की बीमारी फैल रही है, तो जो वहाँ पे डॉक्टर्स होंगे या जो भी वहाँ पे इस फील्ड के बंदे हैं, साइंटिस्ट होंगे, बायोलॉजिस्ट होंगे, वो कैसे अपना काम स्टार्ट करेंगे इसको कंट्रोल करने के लिए। तो उनका पहला स्टेप ही क्या होगा, उनका पहला स्टेप ही जो है वो ऑब्जर्वेशन होगा। वो पहले ऑब्जर्व करेंगे इस चीज़ को कि मलेरिया है क्या, इस बीमारी के सिम्टम्स क्या हैं। सही, कि ये मच्छर के काटने से हो रही है या ये कैसे हो रही है, कोई दूसरा कोई जानदार है जो इसमें इन्वॉल्व है, या कोई बीच में कोई मीडियम तो नहीं है कि फैला कोई और रहा है, मच्छर सिर्फ एक मीडियम है बीच में जो भी उस चीज़ को आगे मुंतकिल कर रहे हैं इंसानों के अंदर। तो ये वाली जो बात है ये ऑब्जर्वेशन में आ जाएगी कि आपने कौन कौन सी बातें सोचनी है, कौन क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता। ये सारी बातें जो है वो ऑब्जर्वेशन में है कि अगर एक डिजीज़ है या कोई भी पॉइंट आपके पास आ गया है, कोई भी बात आ गई है, तो उसको पहले सोचना है हर तरीके से कि कौन सी बातें पॉसिबल हैं और कौन सी बातें पॉसिबल नहीं हैं। तो द फर्स्ट स्टेप इज़ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जब हम कर लेते हैं या कोई भी चीज़ ऑब्जर्व कर लेते हैं, फिर हम एक राय कायम करते हैं, फिर हम अपनी एक राय कायम करते हैं, तजवीज़ करते हैं कि हाँ भाई इतनी सारी बातें थी तो ये वाली बात मुझे सही लग रही है कि ऐसा ही हुआ होगा। ये जो सारी बातें सोचने के बाद एक राय कायम की जाती है कि ये मुझे लगता है ऐसा कि हाँ ये वाली बात होगी जो सही मुझे लग रही है, यही इस मेथड का अगला स्टेप है जिसका नाम है हाइपोथेसिस। एक इंटेलिजेंट गैस कह सकते हैं आप, एक गैस। सही, अंदाज़ा जो लगाते हैं, यानी एक सारी बातें सोचने के बाद हमने एक अंदाज़ा लगा लिया कि हाँ भाई ये मसला लग रहा है तो ये वजह इसकी हो सकती है। सही, तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो सारी बातें ऑब्जर्व करने के बाद जो अपना एक गैस देते हैं उसको कहा जाता है हाइपोथेसिस। जैसे कि जब एग्ज़ाम्स होने वाले होते हैं तो मार्केट में बहुत सारे गैस पेपर्स आ जाते हैं। AU खान में गैस पेपर्स है, तो इतना गैस पेपर्स है, PC अपना अलग गैस पेपर लॉन्च कर रहा है। तो ये गैस पेपर्स क्या होते हैं, ये गैस पेपर्स भी यही होते हैं कि जो उनके एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपना एक गैस पेश करते हैं, एक अंदाज़ा पेश करते हैं। ऑब्ज़र्व, आपके प्रीवियस पेपर्स को, एग्ज़ाम्स पेपर्स को पिछले सालों के ऑब्ज़र्व करने के बाद वो ये गैस पेश करते हैं कि इस वाले ईयर में ये वाले क्वेश्चन अब रिपीट हो सकते हैं। लेकिन ये जैसे एक गैस होता है,
सही है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो वो बता रहे हैं वैसा ही 100% वो सवाल पेपर में आ जाए, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, क्योंकि ये जस्ट एक इंटेलिजेंट गैस है, वो हाइपोथेसिस अपना पेश करते हैं कि ये वाले जो क्वेश्चन उन्हें लगते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है और वो पेपर में इस साल आएंगे। तो इसी तरह जो साइंटिस्ट होते हैं वो इस मेथड को जब यूज़ करते हैं तो सारी बातें ऑब्जर्व करने के बाद वो एक हाइपोथेसिस पेश करते हैं, अपना एक नज़रिया पेश करते हैं, अपनी राय पेश करते हैं कि उन्हें ये लगता है कि इस बीमारी की वजह ये। फॉर एग्जाम्पल मैंने मलेरिया की बात की थी, तो मलेरिया की सारी बातें ऑब्जर्व कर ली कि मलेरिया किन लोगों को हो रहा है, किसके ज़रिए हो रहा है, किन को नहीं हो रहा है। इतनी सारी ऑब्जर्वेशन के बाद साइंटिस्ट ये अंदाज़ा लगाते हैं कि जो प्लाज्मोडियम है वो ही जो है वो क्या है, मलेरिया की वजह है। असल वजह मॉस्किटो नहीं है, मच्छर मलेरिया की वजह नहीं होते, बल्कि मच्छर जो है वो एक मीडियम है प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र करने का ह्यूमन बॉडी में। असल वजह क्या है, आपके पास प्लाज्मोडियम है, क्योंकि मच्छर सबको काटते हैं लेकिन हर बंदे को मलेरिया नहीं होता, ना हर मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। सही है। तो क्योंकि हर मच्छर में प्लाज्मोडियम नहीं होता, जिसके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद होगा वो प्लाज्मोडियम का कैरियर बन जाएगा और उसे ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र कर देगा और उससे मलेरिया हो जाएगा। लेकिन जब हर बंदे को नहीं होता, मतलब है कि हर मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं होता, तो सिर्फ वही मॉस्किटो जिनके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद है वही मलेरिया की वजह बनेंगे, दूसरे वाले मलेरिया की वजह नहीं बनेंगे। तो द एक्चुअल कॉज ऑफ मलेरिया इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। तो ये उनका क्या है, अब यहाँ पर एक हाइपोथेसिस उन्होंने दे दिया है, उनसे ऐसा सोचते हैं। सही है। अभी कोई हज़मी फैसला नहीं आया है, पहला स्टेप था ऑब्जर्वेशन, पहले सारे केसेस को, सारे चीज़ों को ऑब्जर्व किया गया, देन उन्होंने अपना एक हाइपोथेसिस पेश कर दिया कि उन्हें लगता है कि प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरिया की असल वजह है, ना कि मॉस्किटोज। सही। अब जब ये वाली बात आ गई तो अब वो देते हैं, इसके बाद तीसरा स्टेप है हमारे पास डिडक्शंस, आसान लफ्जों में लॉजिकल एक्सप्लेशंस। सही। यानी अब अपनी उन्होंने जो सोचा है उस बात को दूसरों को बताएंगे और दूसरों को जो है वो लफ्जी दलाइल पेश करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देंगे दूसरों को ताकि वो भी उनकी बात माने। डिडक्शन को तीसरा स्टेप है, वहाँ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा रहा है, अभी तक कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया, सिर्फ लफ्जी तौर पर ही अपनी एक्सप्लेनेशंस पेश की जाएंगी कि जो बात मुझे लगती है वो क्यों लग रही है, यानी अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो उसकी वजह क्या है, मेरे पीछे जो है एक साइंटिस्ट के दिमाग में क्या चल रहा है, किन बुनियाद पर वो ये वाली राय कायम कर रहा है। सही है। डिडक्शंस क्या है यहाँ पर, वो एक्सप्लेनेशन से, वो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है जो वो साइंटिस्ट सोच रहा है, एक अंदाज़ा उसने लगाया है कि इसकी वजह ये हो सकती है, तो उसको प्रूफ करने के लिए वो मुख्तलिफ पॉइंट्स पेश करेगा, मुख्तलिफ दलाइल पेश करेगा, जिससे वो अपनी बात को मनवा सके। अभी तक कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया, जस्ट यहाँ पे लफ्जी बात की जा रही है, वो जस्ट अपने पॉइंट्स को डिस्कस करेगा। सही है। कि ऐसी क्या वजह है। फॉर एग्जाम्पल अगर मलेरिया की बात की जाए तो इसका पहला पॉइंट ये हो सकता है डिफरेंस क्या है कि जिनकी बॉडी के अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम है उनको मलेरिया है, जिनकी बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम नहीं है उनको मलेरिया नहीं है। इंजेक्शन का पॉइंट आ जाएगा पहला। मैंने सोचा, पहले मैंने ऑब्जर्व किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, देन मैंने ये बताया, अंदाज़ा लगाया कि प्लाज्मोडियम इसकी वजह है, देन अब मैं ये अपना लॉजिक पेश कर रहा हूँ चेक करने के लिए कि जिनको मलेरिया होगा उनकी बॉडी में प्लाज्मोडियम होगा और जिनको मलेरिया नहीं है उनकी बॉडी में प्लाज्मोडियम नहीं है। ऐसा होना चाहिए, लॉजिकली ऐसा होना चाहिए। तो ये क्या है, डिडक्शन पहुँच जाएंगे। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स जब बनाए जाएंगे तो उनको क्या कहा जाएगा, उनको डिडक्शंस कहा जाएगा। जो कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी बायोलॉजिस्ट या कोई भी बंदा जो इस तरह इस मेथड पर काम कर रहा होगा। डिडक्शंस के बाद अगला स्टेप आता है एक्सपेरिमेंट्स। अब जो मैंने डिडक्शंस पेश की थी, जो पॉइंट्स पेश किए थे अपनी बात को प्रूव करने के लिए, वो एक थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे। अब उन्हीं पॉइंट्स को प्रैक्टिकली प्रूव करना है, यानी अब एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे इस बात को साबित करने के लिए कि हाँ प्लाज्मोडियम ही जो है वो मलेरिया की वजह है, दूसरी कोई वजह मौजूद नहीं है। तो एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ब्लड सैंपल्स लिए जाएंगे, उनके भी ब्लड सैंपल्स लिए जाएंगे जिनको मलेरिया है और उनके भी ब्लड सैंपल्स लिए जाएंगे जिनको मलेरिया नहीं है, और दोनों के ब्लड सैंपल्स को लैब में चेक किया जाएगा
कि क्या जो बात बताई जा रही थी वो सही है। और जैसे अगर जिनको मलेरिया है उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए और जिनको नहीं, उनके ब्लड में नहीं मौजूद होना चाहिए। सही, तो ये एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, प्रैक्टिकली इस बात को चेक किया जाएगा, ब्लड सैंपल लेके चेक किया जाएगा कि जो बात बताई गई थी उस पहले वाले स्टेप में उसको प्रूफ करने की बात हो रही है, प्रैक्टिकली प्रूफ करने की बात हो रही है। तो ब्लड सैंपल्स लिए जाएंगे, उनको चेक किया जाएगा और उसके बाद जब वो चेक हो जाएंगे, बार बार चेक किया जाएगा डिफरेंट टाइम्स, और जब वो हो जाएंगे तो फिर जो है एक रिजल्ट भी आ जाएगा। रिजल्ट जो है वह इसका 5th स्टेप है साइंटिफिक मेथड का, बायोलॉजिकल मेथड का नतीजा। सही, सारा काम अच्छा किया जाए या बुरा किया जाए तो उसका एक अंजाम भी ज़रूर सामने आता है कि बुरे काम का बुरा अंजाम होगा, अच्छे काम का अच्छा अंजाम होगा। तो इतनी सारी इस मेथड में सारा काम किया जाएगा, उसका भी कोई ना कोई रिजल्ट सामने आएगा। या तो वो जो बायोलॉजिस्ट था, जो साइंटिस्ट था, उसकी सारी ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस फेल हो सकती हैं रिजल्ट के अंदर या पास हो सकती हैं। यानी जो बातें वो पहले बता रहा था वो एक्सपेरिमेंट्स के बाद या तो सही साबित हो जाएंगी या फिर वो गलत साबित हो जाएंगी। तो रिज़ल्ट या तो यस होगा या फिर नो होगा, या तो सही होगा या गलत होगा। तो रिज़ल्ट जस्ट एक जो है, जो उसने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं अपनी बात को प्रूव करने के लिए, उसका रिज़ल्ट वो पेश करेगा। अब यहाँ पे इसकी बात जो है मज़ेदार है क्या, कि अगर बाय चांस वो साइंटिस्ट पास हो जाता है, सही, जो उसने ऑब्ज़र्व किया, जो उसने हाइपोथेसाइज किया, डिडक्ट किया उसने, या उसने एक्सपेरिमेंट जो कर लिया वो पास भी हो गया एक्सपेरिमेंट में, तो अब जो वो रिज़ल्ट पेश करेगा वो रिज़ल्ट जो है वो साइंटिफिक लॉ बन जाएगा, एक प्रिंसिपल बन सकता है वो। सही, जो लॉ उसने पेश किया है, अब अगर वो पास हो जाता है, सॉरी, जो रिज़ल्ट उसने पेश किया है और वो अपने रिजल्ट में पास भी हो गया है, तो अब उसकी कही हुई बात एक लॉ बन जाएगी, ये प्रिंसिपल बन जाएगी, कोई उसूल बना दिया जाएगा उसको। इसका मतलब ये कि अब वो सबको मानना पड़ेगा। अगर वो पास हो गया है तो अब ये बात लाजमी मानी जाएगी कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है। सही, अब ये बात लाजमी मानी जाएगी और सबको मानना बहुत ज़रूरी है कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है, मॉस्कीटो या मच्छर इसकी वजह नहीं होते। वो जस्ट एक कैरियर होते हैं, एक मीडियम होते हैं प्लाज्मोडियम को ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र करने का। प्लाज्मोडियम होता क्या है ये पता होना चाहिए आपको कि प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन है। प्रोटोजोन यानी एक ऑर्गेनाइज्म, एक जानदार है जो सिर्फ सिंगल सेल्ड होता है, एक ही बॉडी में एक ही सेल होता है, और वो जो है वो छोटा सा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनाइज्म है। तो वो मॉस्कीटो के अंदर पहले जाता है और मॉस्कीटो के ज़रिए ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है और बॉडी में मलेरिया की बीमारी जो है वो कॉज करता है। तो असल वजह जो होती है वो मलेरिया की, वो प्लाज्मोडियम ही होता है, जो हम ब्लड टेस्ट के बाद ये पता करते हैं, डायग्नोस करते हैं कि जिसके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम है उसको मलेरिया है। ये टेस्ट भी किया जाता है मलेरिया का, तो उसमें यही बताती है कि प्लाज्मोडियम अगर आ गया ब्लड के अंदर तो यानी कि वो अब मलेरिया, ट्रीटमेंट मलेरिया की दी जाए, और अगर नहीं आया तो वो कोई और केस है, उसको मलेरिया नहीं, दूसरा कोई बुखार हो गया उस बंदे को, तो उसको मलेरिया की ट्रीटमेंट नहीं दी जाए। सही, तो अगर वो पास हो गया है तो वो लॉ बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। अगर वो फेल हो जाता है तो उसके सारे जो काम उसने किया है, इतनी मेहनत की है, उसको ज़ाया नहीं किया जाएगा बल्कि उसको थ्योरी बना दिया जाएगा। सही है, थ्योरी, नज़रिया, यानी उसका नज़रिया उस शख्स का, उस साइंटिस्ट का, कि वो ऐसा सोचता था लेकिन असल में ऐसी बात थी नहीं। थ्योरी का मानना ज़रूरी नहीं होता, लॉ पे तो बात फिक्स है। अगर वो लॉ है, वो पास हो गया है तो उसको माना जाएगा लाजमी, सबको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर वो पास नहीं हुआ तो चलो कोई बात नहीं, उसने मेहनत तो की ना, तो उसकी मेहनत को सराहा जाएगा और उसको थ्योरी बना दिया जाएगा। हम साइंस के अंदर बहुत सारी थ्योरीज पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप आगे जाके बायो में भी पढ़ेंगे सेल थ्योरी, आगे जाके पढ़ेंगे लिमार्क्स थ्योरी, डॉर्विन्स थ्योरी, या केमिस्ट्री में बहुत सारी थ्योरीज हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी हैं, बिग जो है बॉहर्स थ्योरी है, रदरफोर्ड मॉडल है। सही है, डिफरेंट टाइप की थ्योरीज जो है वो पढ़ाई जाती हैं। थ्योरी का मतलब ये होता है कि वो जो साइंटिस्ट था जिसने इतने सारा काम किया, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसके काम में कोई ना कोई गुंजाइश बाकी थी, उसका काम बिल्कुल प्रॉपर नहीं था, वो प्रॉपरली अपनी बात को प्रूफ नहीं कर पाया। सही, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही गलत होगा, ऐसा नहीं होता, कहीं ना कहीं कोई उससे मिस्टेक हो जाती है, कोई पॉइंट उसके वीक होते हैं, तो उसकी वजह से उसकी सारे काम को फेल कर दिया जाता है और इस वजह से वो थ्योरी बन जाता है। लेकिन अगर वो पास हो गया है तो वो लॉ बन जाएगा। तो ये डिफरेंस है रिजल्ट आने के बाद। अगर एक्सपेरिमेंट्स में रिजल्ट में वो पास हो जाता है तो लॉ होगा। हम बहुत सारे लॉ भी पढ़ते हैं साइंस के अंदर डिफरेंट किस्म के। सही,
तो वो लॉ बन जाएंगे, सही। और वो सबको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो फिर जुर्माना है। लेकिन अगर वो पास नहीं हुआ तो उसकी मेहनत ज़ाया नहीं होगी, बल्कि थ्योरी बना कि होता ऐसा है कि मैंने ये बात कही थी पहले पॉइंट में कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो फॉलो करते हैं इस मेथड को, जो बायोलॉजिकल मेथड जो साइंटिस्ट फॉलो करते हैं, तो मे भी पॉसिबल भले वो फेल हो गए, लेकिन जब कोई दूसरा बंदा इसी टॉपिक पर काम स्टार्ट करेगा तो वो सारे साइंटिस्ट को फॉलो करेगा। वो पहले ये चेक करेगा कि वो बंदा क्यों फेल हो गया था, सही। जब कोई नई रिसर्च की जाती है तो उसी टॉपिक पर होने वाली पहले रिसर्च को डिस्कस किया जाता है कि इस बंदे ने पहले काम किया था तो ये क्यों फेल हो गया था, इससे क्या वीक पॉइंट्स थे। तो साइंटिस्ट जब अगर वो पास ना भी हो तो उनके काम को थ्योरी बना दिया जाता है और थ्योरी से ही फिर अगली थ्योरी की अगली लॉ की स्टार्ट की जाती है। तो इट्स ऑल अबाउट बायोलॉजिकल मेथड। एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं, हमने आज क्या बात करी। हमने आज बात करी बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है। तो बायोलॉजिकल मेथड एक साइंस तरीक़ेकार है, साइंटिफिक मेथड एक तरह का, जिसको जो है वो कहाँ यूज़ किया जाता है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होंगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम जिसका ताल्लुक या तो जानदारों से हो या वो जानदारों की अपनी ही कोई पैदा की हुई प्रॉब्लम हो। ये मेथड मोस्टली कॉमनली साइंटिस्ट फॉलो करते हैं अपनी किसी भी रिसर्च वर्क के दौरान। इसके अलावा जो है ये एक सिस्टमैटिक मेथड है, सिर्फ साइंस में नहीं, हमें डेली लाइफ में भी फॉलो करना चाहिए कि हम जब कोई मसला आए तो इन्हीं स्टेप्स में अपना काम, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। पहला स्टेप हमारा क्या था, द फर्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में हम पहले उस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करेंगे कि आखिर मसला है क्या और क्या क्या वजूहात उसके पीछे हो सकती हैं उस मसले के खड़े होने की। देन हम कोई ना कोई गैस देंगे कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि जो है ये वजह हो सकती है। अब हम अपने उस गैस को प्रूव करने के लिए लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देंगे, वहाँ पर हम पॉइंट्स इकट्ठे करेंगे कि हाँ जो मुझे बात कह रहा हूँ उसको किस तरह दूसरों को बताया जाए, किस तरह दूसरों को समझाया जाए, मुख्तलिफ दलाइल पेश करेंगे वहाँ पर हम। फिर हम अपनी बात को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, तजुर्बे करेंगे, बार बार लेबॉर्ट्री के अंदर तजुर्बे किए जाएंगे कि ये जो मैं बात कह रहा था वो थ्योरेटिकली भी सही है और ये जो मैं बात कह रहा हूँ वो प्रैक्टिकली भी सही है, प्रैक्टिकली भी उसको प्रूव करना है। अगर वो बात प्रैक्टिकली प्रूफ हो जाती है तो वो रिज़ल्ट जो आएगा वो लॉ बन जाएगा। और अगर बाय चांस बदकिस्मती से वो बात जो रिजल्ट्स नेगेटिव आ जाते हैं, हमारी बात गलत साबित हो जाती है, तो फिर वो थ्योरी बन जाएगा, सही है। थ्योरी भी बहुत ज़रूरी होती है, तो थ्योरी जो साइंस में पेश की तो वो आगे नए आने वालों के लिए बहुत अच्छा है कि आने पीछे वाला बंदा आधा काम करके चला गया, अब हमें जो सी गलतियाँ पकड़नी है उनको सही करना है। हम जब थ्योरी को पढ़ते हैं साइंस के अंदर, तो साथ में ऑब्जेक्शन भी पढ़ाए जाते हैं। ऑब्जेक्शंस मतलब कि ये थ्योरी क्यों है, इसमें क्या गलतियाँ थी जिनको बाद में सही किया गया। रदरफोर्ड मॉडल है या आपके पास डिफरेंट कोई मैंडलीफ की अगर बात की जाए प्रोडिक्ट टेबल की, तो मैंडलीफ के बाद मॉडर्न प्रोडिक्ट टेबल आ गया। तो मॉडर्न प्रोडिक्ट में कुछ काम नहीं किया गया, जस्ट मैंडलीफ के जो वीक पॉइंट्स थे, जस्ट मैंडलीफ की जो गलतियाँ थी उनको ही ठीक किया गया और नाम दे दिया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो यही होता है जब भी कोई नई रिसर्च की जाती है तो उस जिस चीज़ से हम रिसर्च कर रहे हैं जिस टॉपिक पर, उस पर होने वाली पहले की रिसर्च चेक की जाती है और अगर वो काम कोई है तो उसको ठीक कर दिया जाता है और नई बात बताई जाती है। साइंस के अंदर डेली बेसिस पर नई थ्योरीज बनती हैं, नए लॉज बनाए जाते हैं, नई रोज़ाना नई रिसर्च होती है, सही। तो ये मेथड रेगुलर बेसिस पे साइंटिस्ट फॉलो करते हैं और हमें उसको डेली लाइफ में ही फॉलो करना चाहिए कि हम अपनी कोई भी लाइफ में मसला हो उसको इन्हीं 5 स्टेप्स में अगर तोड़ लें तो ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है और कोई मसला बआसानी हल हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अब बारी है आपके होमवर्क और क्लास वर्क की, वो आपने लाजमी करना है और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। अल्लाह हाफिज़। ओके स्टूडेंट्स, इट्स योर क्लास वर्क टाइम। और अब बारी है आपके होमवर्क की।